Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss importance of bacteria and various methods to control the bacteria, and afterwards we will discuss use and misuse of antibiotics. Let's start our today's lecture. सबसे पहले इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं। बैक्टीरिया इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेबल हैं, यानी कि ये आपको तकरीबन हर जगह पे मिलेंगे। आपको सॉइल में मिलेंगे, आपको ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। बेशुमार फंक्शंस जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ तरीके से परफॉर्म करते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के माहौल में, मुख्तलिफ़ तरह के इन्वायरमेंट में ये एडजस्ट हो जाते हैं ईज़ीली। इसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी कोशिश यही होती है, और मोस्टली करती भी ये क्या हैं कि डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जब ये इस तरीके से आपके पास चीज़ों को रिसाइकल करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, तो डिफरेंट जो आपके पास बायोजियोकेमिकल साइकिल्स चलते हैं, लाइक नाइट्रोजन साइकिल हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फ़र साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, उसके अंदर आपके पास जितने भी एलिमेंट्स जिनका मैंने जिक्र किया है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, इन तमाम एलिमेंट्स को रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट में एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में। तो अगर बैक्टीरिया मौजूद ना हो और वो डिकम्पोजिशन का अमल ना करें तो आपके पास रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाएगी, यानी कि जो लाइफ का एक जो पूरा साइकिल चल रहा है वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस लिहाज से ये बहुत कुलीदी और बुनियादी रोल प्ले करते हैं। Now let's discuss some importance related to the economy. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका इस्तेमाल होता है, न सिर्फ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बल्कि आप लोग घरों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक दही वगैरह जो आप जमाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया का किरदार होता है। तो फूड हो गया, ड्रग प्रोडक्शन जिसमें एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन, वैक्सीन की प्रोडक्शन आती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा सिर्फ पॉजिटिव इम्पॉर्टेंस है बल्कि नेगेटिव इम्पॉर्टेंस भी है, क्योंकि घर में जो आपकी खाना, सब्जियां और फूड वगैरह जो है वो ख़राब भी बैक्टीरिया ही करते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन करते हैं ना, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए शेल्फ़ लाइफ इनकी नहीं हो पाती। इसके अलावा बहुत सारे जो प्लांट पैथोजेंस हैं पौधों पे जब हमला करते हैं तो आपके पास जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री होती है, ज़राअत वगैरह होती है, वो डिस्टर्ब होती है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पॉजिटिव इम्पॉर्टेंस भी है और इसकी नेगेटिव इम्पॉर्टेंस भी है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसकी मेडिकल इम्पॉर्टेंस को। आपके पास मेडिकली बैक्टीरिया बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पैथोजेंस हैं ह्यूमंस के, हमें बीमारियां हमारे अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं वो उसका बाइस बनते हैं। तकरीबन 200 स्पीशीज़ हैं अभी तक जो कि आपके पास बीमारियां इंसानों में कॉज कर सकती है, बैक्टीरिया की जो स्पीशीज़ हैं। और बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हमारी बॉडी में और मुख्तलिफ़ जानवरों की बॉडी में भी मौजूद होते हैं, और पूरी बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी होते हैं, लाइक गट बैक्टीरिया वगैरह। तो ये फ़ायदेमंद भी होते हैं कुछ लिहाज से कि कुछ विटामिन सिंथेसाइज करते हैं, और लेकिन अगर इनकी कम्युनिटी जो है एक हद से तादाद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आपकी बॉडी के लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस बनती है। तो अगेन पॉजिटिव इंपॉर्टेंस भी है इसकी और नेगेटिव इंपॉर्टेंस भी है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द लेक्चर, दैट इज़ रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया को हम कंट्रोल कैसे करें। बैक्टीरिया का कंट्रोल आपके घर में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, कोई भी वो जगह हो, आपके पास बैक्टीरिया का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। आप बैक्टीरिया को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। आपका जो फूड स्पॉइल हो जाता है, इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स जो ख़राब हो जाती हैं, उसको आप उससे भी बच सकते हैं, ठीक है। सफाई सुथराई का जैसे बहुत ज़्यादा ख्याल है, जैसे आजकल भी कोविड-19 की वजह से आपके पास आपको कहा जाता है कि हाथों को सैनिटाइज करें, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स हम अपना सकते हैं कि बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पर आपके पास 2-3 किस्म के मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़िज़िकल मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, केमिकल मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़िज़िकल मेथड्स के अंदर हीट का इस्तेमाल किया जा सकता है, रेडिएशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, फ़िल्ट्रेशन की जा सकती है। अगर हीट को डिस्कस करें तो ड्राई हीट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉइस्ट हीट यानी भाप का, स्टीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
रेडिएशन मुख्तलिफ तरह की होती है, तो आप मुख्तलिफ तरह की रेडिएशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आयनाइजेशन रेडिएशन इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे ही जब केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं तो केमिकल भी डिफरेंट तरह के होते हैं, लाइक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हो, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स वगैरह। इसके अलावा एंटीसेप्टिक्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू कंट्रोल दी बैक्टीरिया। अच्छा, ये तो आपके पास 2 मेथड्स हो गए। एक और मेथड भी होता है जिसमें आपने शायद पहले भी मैंने आपको बताया है, दैट इज इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का, जिसके ज़रिए आप बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिज़िकल मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले फिज़िकल मेथड्स के अंदर आपके पास स्टीम इस्तेमाल हो सकती है, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। वो प्रोसेस जिसके अंदर फिज़िकल एजेंट्स जो हैं वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो कोई अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसा अमल, एक ऐसा तरीक़ाकार जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ़िज़िकल एजेंट्स बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करेंगे, वो प्रोसेस, वो तरीक़ाकार स्टेरिलाइजेशन का तरीक़ाकार कहलाता है। स्टेरिलाइजेशन बुनियादी तौर पर तमाम किस्म की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का नाम है। अच्छा जी, अब हाई टेम्परेचर जो आपके पास होता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो लैब्स होती हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स, और उनके अंदर जितनी भी बैक्टीरिया या डिफरेंट भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं माइक्रोब्स की, उनको इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों फॉर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, ड्राई हीट भी इस्तेमाल की जाती है और मॉइस्ट हीट भी इस्तेमाल की जाती है, और दोनों ही बोथ आर इफेक्टिव। मॉइस्ट हीट जो है, अब वो कैसे किल करती है? मॉइस्ट हीट ज़्यादातर जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं आपके पास, आपको पता है जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सेल्स हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स तो होंगी, उसकी कोआगुलेशन कर देती है, उसको आप समझ उसकी क्लॉटिंग कर देती है, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने घर में भी देखा होगा, जब आप अंडा बनाते हैं तो अंडा पहले उसके अंदर जो एल्ब्यूमिन सफ़ेदी होती है, एग वाइट, वो क्या होती है, वो पहले लिक्विड होती है, लेकिन जैसे आप उसको बॉईल करते हैं, हीट देते हैं या उसको आप फ्राई करते हैं तो वो सॉलिड वाइट पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, कोआगुलेट हो जाती है। सेम ही आपके पास जब आप हीट करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो कोआगुलेट हो जाती हैं। आपको पता है जितनी भी प्रोटीन्स हैं उसमें से मेजॉरिटी जो है, एक तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स तो हैं ही हैं, प्रोटीन बनाती है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एंजाइम्स वगैरह भी सारे प्रोटीन्स हैं। तो अगर आपके पास तमाम के तमाम उनका स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया, आप लोगों ने एंजाइम्स के चैप्टर में पढ़ा भी था डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम के अंदर के इंक्रीजिंग द हीट कॉजेज द डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम, तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाता है, डिस्ट्रप्ट हो जाता है, तो वो आपके पास नॉर्मल फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो सेम यहाँ पर क्या होगा फिर जब प्रोटीन कोआगुलेट हो जाएंगी? ऑब्वियसली जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएंगे, और यही हमारा मकसद था, हमने इनको ख़त्म करना था वहाँ से। ये तो आपके पास हो गया कि मॉइस्ट हीट क्या करती है। अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि मॉइस्ट हीट कैसे इफेक्टिव है, तो वो नीचे ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं। तो उसमें जो मेन ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट करना, दैट इज इट कॉजेज द कोआगुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स। नेक्स्ट, ये ड्राई हीट क्या करती है? ड्राई हीट बेसिकली ऑक्सीडेशन कर देती है जितने भी केमिकल एलिमेंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसके साइटोप्लाज्म में या उसकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूद हैं, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी अपने नॉर्मल फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकते, उसका स्ट्रक्चर भी तब्दील हो जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ड्राई हीट कैसे किल करती है और आपके पास मॉइस्ट हीट कैसे किल करती है। और मॉइस्ट हीट में आपको पता है स्टीम वगैरह आ जाती है एग्जाम्पल, और ड्राई हीट में ओवन में हाई टेम्परेचर में आप इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आपके पास रेडिएशन का जिक्र करते हैं। कुछ रेडिएशन आपके पास कुछ रेडिएशन जो हैं जो कि मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और 300 नैनोमीटर से बिलो होती हैं, वो इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए। इसमें गैमा रेज जो हैं जनरली इस्तेमाल की जाती हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गैमा रेज जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो डैश रेज आर यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, तो उसमें आपको पता हो अल्फा बीटा गैमा, तो आपने गैमा का सेलेक्ट करना है। देन हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स। अच्छा, अब ऐसे भी तो आपके पास कंपाउंड्स हैं लाइक एंटीबायोटिक्स हो गई, सीराज हो गए, हार्मोन्स वगैरह हो गए, जिनको आप हीट नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी प्रोटीन्स हैं, या मेडिसिन ऐसी हैं कि हीट देंगे आप तो उसका स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो जाएगा, फिर वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। उनको आपने साफ करना है, उनके अंदर से आप फिर कैसे बैक्टीरिया को निकालेंगे? तो सिंपल बात है, आप उसकी क्या कर ले, फिल्ट्रेशन कर लें, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के ज़रिए आप इजीली मेम्ब्रेन फिल्टर्स इस्तेमाल करके आप उसके अंदर से
बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका खात्मा कर सकते हैं। तो ये तो था बेटे कुछ फिजिकल मेथड्स। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं केमिकल मेथड्स को। अच्छा जी, केमिकल मेथड्स जो हैं आपके पास, उसके अंदर आप एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रोब को कंट्रोल करने के लिए। और इम्पॉर्टेंट जो आपके पास केमिकल्स हैं, एजेंट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ दिखाई भी दे रही है, जैसे अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स हो गए, और हेलोजेंस हो गई, गैशियस फॉर्म्स हो गई, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये सारी चीज़ तकरीबन आप केमिकल मेथड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये फ़र्क करना आना चाहिए कि आपके पास डिसइंफेक्टेंट क्या होता है और आपके पास एंटीसेप्टिक क्या होता है। तो आपके पास वो केमिकल सब्सटेंसेस जो लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर से इस्तेमाल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए, उनको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, ऐसे तमाम केमिकल सब्सटेंसेस जो जिंदा सरफेस के ऊपर से, यानी आपकी स्किन के ऊपर से, लिविंग सरफेसेस के ऊपर से, जैसे माउथ वॉश वगैरह आप यूज़ करते हैं वो हो गया, डेटॉल वगैरह हो गया, या आजकल आप एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर वगैरह। तो ये जो है ये लिविंग सर्फेसेस के ऊपर, ज़्यादा स्फीयर ज़्यादा तेज़ नहीं होते, ठीक है, ये लिविंग सर्फेसेस के ऊपर से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। और आपके पास कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन लिविंग सर्फेसेस के ऊपर से बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू एंटीसेप्टिक्स। जैसे कि आप लोगों के घरों में भी मौजूद होगा, टिंक्चर वगैरह होता है, ठीक है, जब आपको कोई कट वगैरह लग जाए उसके ऊपर से आप इस्तेमाल कर लेते हो उसको। और वैसे भी आप आजकल हाथ वगैरह जो वॉश करते हैं या फिर आपके पास जो सैनिटाइज़र वगैरह होता है वो एंटीसेप्टिक में आ जाएगा। जबकि डिसइंफेक्टेंट घर में कभी आपने फिनाइल वगैरह का इस्तेमाल किया हो या जैसे ब्लीच वगैरह है वो उसका इस्तेमाल किया हो, आजकल आपको कहा जाता है हैंडल्स और तमाम चीज़ों को उससे डिसइंफेक्ट करें, तो वो जो है आपके पास वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, वो लिविंग सर्फेसिस के लिए नहीं होता, नॉन लिविंग सर्फेसिस के लिए होता है। डिसइंफेक्टेंट्स आर द केमिकल एजेंट्स यूज to remove or control the bacteria on non-living surfaces, while यही चीज़ जब लिविंग सर्फेसिस पे होगी तो वो क्या कहलाते हैं? वो एंटीसेप्टिक्स कहलाते हैं। इम्पॉर्टेंट आपके पास इम्पॉर्टेंट जो केमिकल एजेंट्स हैं जो कि डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ऐसे केमिकल्स जो डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने की एबिलिटी होती है। एग्जाम्पल्स में जैसे आपको मैंने बताया, हेलोजेंस आ जाती हैं, फिनोल्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ जाती है, पोटेशियम पर मैग्नेट आ जाता है, एल्कोहल आ जाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह आ जाते हैं। ये इनहिबिट करते हैं बुनियादी तौर पर आपके पास जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, उसकी वेजिटेटिव जो सेल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नॉन लिविंग सर्फेसिस के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ये सारे डिसइंफेक्टेंट्स का जिक्र हमने किया था। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कीमोथेरेप्यूटिक्स पे। कीमोथेरेप्यूटिक्स क्या हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो हैं और साथ में जो एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, इनका काम बुनियादी तौर पर जो आपकी बॉडी में कुदरती डिफेंस है उसके साथ मिल के काम करने का होता है। बेसिकली आपको अगर कोई बैक्टीरिया या किसी चीज़ का अटैक हो गया, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपकी बॉडी पे, तो उसके अगेंस्ट फाइट जो है ना आपका अपना इम्यून सिस्टम ही करेगा। ये जो मेडिसिन वगैरह हम लेते हैं ये सिर्फ उसको हेल्प आउट करते हैं, उसके साथ मिलजुल के काम करती हैं, ठीक है। और ये इनका काम क्या होता है कि ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप करती हैं और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी स्टॉप करती हैं। और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन वगैरह वगैरह। और बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो तबाह बर्बाद कर दें, यानी या उनको किल कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर उनको क्या करें, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर लें, उसको रोक दें, ठीक है। तो माइक्रोसाइडल इफेक्ट जो होता है वो क्या है आपके पास, ये बैक्टीरिया को, साइडल जैसे नाम से जाहिर है, दैट किल्स द माइक्रोब्स और बैक्टीरिया इमीडिएटली, ठीक है। तो माइक्रोसाइडल इफेक्ट क्या होता है आपके पास, थेराप्यूटिक्स का वो इफेक्ट जिसमें वो फौरन से बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, मार देता है। दूसरा इफेक्ट थेराप्यूटिक्स का, कीमोथेराप्यूटिक्स का एंड एंटीबायोटिक्स का ये हो सकता है कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे। उस केस में हम कहेंगे इट इज माइक्रोबियोस्टेटिक, ठीक है। माइक्रोबिसाइडल का मतलब होता है दैट ड्रग
इज एबल टू किल द बैक्टीरिया और माइक्रोब्स इमीडिएटली, फौरन उसको मार देता है, जबकि आपके पास यानी उसकी डेथ कॉज करवा देता है। नेक्स्ट जो है माइक्रोबियोस्टेटिक हो सकती है कोई भी ड्रग। उसका मतलब क्या है कि वो इनहिबिट करता है उसकी जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी या कैपेसिटी है उसको रोकता है और सेल को डिवाइड होने से रोकता है, वहीं पे उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट माइक्रोबियोसाइडल एंड माइक्रोबियोस्टेटिक आपके माइंड में होनी चाहिए, ये दोनों टर्म्स, इनका मतलब क्या है। अब जो मोड ऑफ एक्शन होता है इन केमिकल या फिजिकल एजेंट्स का, वो आपके पास मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, डैमेज जो है वो अब यहाँ पर कंट्रोल के मेथड्स नहीं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से स्ट्रैटेजीज या कौन कौन से मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं वो बैक्टीरिया को रोकता है, वो हायर क्लासेस का टॉपिक है। बस इतना ही समझ लीजिए कि इसके इन केमिकल एजेंट्स और फिजिकल एजेंट्स का जो तरीकाकार होता है, मोड ऑफ एक्शन होता है मुख्तलिफ बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को रोकने का, वो मुख्तलिफ होता है और वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। और डैमेज जो है आपके पास उसके नतीजे में क्या होगा, जो उसकी एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको दूं, क्या क्या चीज़ डैमेज कर सकता है, सेल वॉल को तबाह कर सकता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल खराब हो गई तो इट मींस बैक्टीरिया जो है ना वल्नरेबल हो जाएगा और वो जिंदा नहीं रह सकेगा। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है बैक्टीरिया की बहुत जरूरी है, तो सेल मेम्ब्रेन को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनको ये इनहिबिट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी वजह से भी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, या फिर वो आगे ग्रो नहीं कर सकता, या फिर इसकी न्यूक्लिक एसिड को जाके कर सकते। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, मोड ऑफ एक्शंस हैं जिसके तहत एंटीबायोटिक्स एक्ट करती हैं और आपके पास जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है या माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो कंट्रोल हो जाती है। Now moving towards the next topic, the next method of control of the microbes, that is immunization and vaccination. तो immunization और vaccination में क्या डिफरेंस है? वैक्सीनेशन आपके पास बुनियादी तौर पर किसी भी एंटीजन का बॉडी में एंटर कराना, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपने एंटर करवाया है उसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम का जवाबन एक्टिवेट हो जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। ये हम पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने जिनर की वो सारी स्टोरी डिस्कस की थी। बुनियादी तौर पर व्हाट इज एंटीजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से आता है, कोई भी पैथोजन, उसको आप कमजोर करके, वीक करके, ठीक है, किसी भी फॉर्म के अंदर आप उस किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसको आपने इम्यून कराना है डिजीज के अगेंस्ट, उसकी बॉडी में एंटर करा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक्टिव हो जाती है इन एडवांस ही कि इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई सही वाला बैक्टीरिया या वायरस आ जाता है बॉडी में तो वो उसको आते ही बीमारी कॉज करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। अब इम्यूनाइजेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसके तहत कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन इम्यून हो जाता है या रेजिस्टेंट हो जाता है इन्फेक्शन। यानी इसका मतलब यह है कि वैक्सीनेशन के नतीजे में जो आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी अगेंस्ट दी डिजीज, अगेंस्ट द पैथोजन, वो जो एक्टिवनेस है बॉडी का तैयार हो जाना वैक्सीनेशन के नतीजे में, वो क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन। तो हमेशा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन साथ साथ चलते हैं। यानी वैक्सीनेशन आपने एक एक्शन किया और इम्यूनाइजेशन बॉडी ने उसका रिएक्शन दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये बेसिक बातें हैं। मेथड जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के हैं आपके पास जो कि इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं टू कंट्रोल द माइक्रोबियल डिजीजेस के अंदर मेजॉरिटी जो है आप अभी भी देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द न्यूज़ वगैरह आपको मिल रही होगी कि वैक्सीन तैयार की जा रही है कोविड-19 वगैरह के लिए। ठीक है, तो वो किस लिए, ताकि इम्यून हो जाए हम। और दूसरा क्या है, एंटीसेप्सिस यानी जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तब तक आप क्या करें, आप एलिमिनेट करें पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन को। और कीमोथेरेपी वगैरह क्या होती है, कीमोथेरेपी में आप डिफरेंट प्रोसीजर्स अपनाते हैं जिसके तहत ड्रग्स वगैरह दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं, जिसके बाद वो हेल्प आउट करती हैं। जैसे अभी भी कहा जाता है कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो ये वाली मेडिसिन उसमें हेल्प आउट कर लेती हैं। ठीक है, तो कीमोथेरेपी, ड्रग्स का इस्तेमाल करना। और दूसरा आप पब्लिक हेल्थ मेजर्स ले सकते हैं, लाइक पानी साफ सुथरा पिएं, सीवेज का डिस्पोजल सही से करें, फूड प्रिजर्वेशन अच्छी तरीके से करें, फूड पॉइजनिंग वगैरह ना हो। लेकिन नहीं कह रही, जिस तरीके से आज हमारे पास कोरोना के सिलसिले में क्या कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, तो ये क्या चीज़ें हैं, दिस इज पब्लिक हेल्थ मेजर। ठीक है, जब तक वैक्सीन नहीं अवेलेबल तो तब तक हम ये वाले सारे काम करेंगे ताकि हम इस चीज़ से बच सकें, इसको अवॉइड कर सकें। अब वैक्सीनेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। आपके पास वैक्सीनेशन जो है, इसमें वैक्सीन या वैका का वर्ड सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो पैस्चर ने किया था। और पैस्चर ने सबसे पहले
आइडिया लगा लिया था कि कैसे वैक्सीनेट किया जा सकता है या वैक्सीन क्या होती है। बाकायदा तौर पे प्रॉपर तौर पर तो बाद में ये एडवर्ड जीनर ने ही किया था कि उन्होंने सक्सेसफुली वैक्सीनेट किया था एक लड़के को किससे, स्मॉल पॉक्स से अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन पैस्टर ने सबसे पहले किया था, और पैस्टर ने क्या किया था, उसने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी, और उसने एक बीमारी थी चिकन कॉलरा, उसको आइडिया था कि ये बीमारी कॉज करती है, तो उसने क्या किया, आइसोलेट किया था बैक्टीरिया चिकन कॉलरा का, और उसको प्योर कल्चर के ऊपर ग्रो करवाया लैब में, और उसके बाद उसने ये देखने के लिए उसको आइसोलेट किया था उस बैक्टीरिया को चिकन कॉलरा के, कि ये दिखाया जा सके कि एक्चुअली बैक्टीरिया बीमारी का बायस बनते हैं, ठीक है। वो जो आपके पास डिजीज जर्म थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ी है इसी चैप्टर के स्टार्ट में। तो इसी तौर पे बुनियादी तौर पे उसने बीमार मुर्गियों को लेके उसमें से वो बैक्टीरिया आइसोलेट किया, उसको लैब में ग्रो करवाया, और फिर उसने क्या किया कि, और ये सारी टेक्निक्स इस्तेमाल, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की, रॉबर्ट कोच ने जो टेक्निक्स इनोकुलेशन वगैरह की ग्रो करवाने के लिए जो उसने वजह की थी, उन टेक्निक्स की मदद से उसने ये सारे काम किए। अब उसने क्या किया, उसने देखिए पहले ज़मानों में ये होता था कि आपके पास जब कोई आप एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसके बाद आपने लोगों के सामने वो डिमॉन्स्ट्रेट करना होता था, जिस तरह आजकल सेमिनार्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आपने बताना होता था उस एक्सपेरिमेंट को कि जो आपने लैब में किया है वो दुनिया को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना है। तो उसने जब डिमॉन्स्ट्रेट किया लैब में, पहले वो सारी चीज़ें कर चुका था, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने बैक्टीरिया लिए, ठीक है, और वही बैक्टीरिया जो उसने अलग कर लिए थे चिकन कॉलर डिजीज कॉज करने वाले, तो उसने चिकन में इंजेक्ट किया तो चिकन की डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन जब उसने क्या किया कि जब उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया लोगों के सामने, तो क्या देखा उसने कि उसने जो प्योर कल्चर उठाया था वो बैक्टीरिया उसने चिकन में इनोकुलेट किए, उसको लगा दिए, इंजेक्ट कर दिए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो मुर्गियां थी, चिकन थी, उनकी डेथ नहीं हुई। अब उसके लिए तो काफी बायस से शर्मिंदगी नहीं हो गई ये बात, लेकिन उसने सोचा, देखिए जब भी कोई नो रिजल्ट इज इट सेल्फ अ रिजल्ट, ठीक है। जब उसको रिजल्ट नहीं मिला जो उसने लैब में किया, तो उसने सोचा आखिर ऐसा मैंने क्या काम कर दिया है कि रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा जो लैब में आया था। फिर उसने जब सोचा तो उसको पता चला एक्चुअली जो उसने कल्चर बैक्टीरिया के इस्तेमाल किए थे वो कुछ दिन पुराने हो गए थे, वो फ्रेश कल्चर्स नहीं थे बैक्टीरिया के, ठीक है। जिससे ये जाहिर हुआ कि वो जो जो आप लोगों ने कल के लेक्चर में देखा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व आता है, जो फेजेस होते हैं, पहले लैग फेज होता है, फिर लॉग होता है, फिर स्टेशनरी एंड फाइनली डेथ फेज। तो ये कल्चर इतने पुराने हो चुके थे कि ज्यादातर ये बैक्टीरिया किस फेज में चले गए थे, डेथ फेज में, ठीक है। यानी वो बैक्टीरिया मौजूद तो थे, लेकिन या अध मुए अध मरे या इस तरीके से, यानी हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं थे ज्यादा, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया तो थे। जब उसने वो वाले बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दिए मुर्गियों में, तो क्या हुआ, बीमारी तो मुर्गियों में नहीं हुई, लेकिन वो मुर्गियां क्या हो गई, इम्यून हो गई, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई। यानी वो बैक्टीरिया इतने ज्यादा हेल्दी नहीं थे, इतने ताकतवर नहीं थे कि वो चिकन कॉलरा कॉज कर देते, लेकिन उनके जिस्म में दाखिल होने से मुर्गी का जो इम्यून सिस्टम है वो जाग कर एक्टिवेट हो गया, बेदार हो गया। अभी एक्सपेरिमेंट में आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने जिस मुर्गी में ओल्ड कल्चर डाला था, ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी करके दिखा देती हूँ यहाँ से, जी ये देखें, ये चिकन जो है इसमें उन्होंने कौन सा डाला था कल्चर, ओल्ड कल्चर डाला था, ठीक है। अब यही चिकन जो है उन्होंने ली है, और इस चिकन में अब उन्होंने क्या किया है, विरुलेंट यानी कि जो खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया हैं, जो जिंदा बैक्टीरिया हैं, उनको इन्होंने डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर देखें ये मुर्गी जिंदा रही, यानी ये वाली मुर्गी जो है ये इसकी डेथ नहीं हुई, जबकि जो दूसरी मुर्गियां हैं जो इम्यून नहीं हुई थी, उनमें जब इंजेक्शन डाला तो फिर क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यून नहीं थी। तो कहने का मकसद ये है, इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया उसने कि आपके पास जो ओल्ड कल्चर्स वगैरह होते हैं, जो जिनके अंदर बैक्टीरिया की डेथ हो चुकी होती है, उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर उसको आप इनोकुलेट करवा देंगे, इंजेक्ट करवा देंगे, तो वो उस ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करा देगा। पैस्चर ने क्या किया, इसी प्रिंसिपल के तहत मुख्तलिफ किस्म के एटीन्यूएटेड कल्चर, यानी कि जिनमें बैक्टीरिया जो हैं वो हार्मफुल नहीं रहे, यानी डिजीज हो गए या डेड हो गए, वो वाले कल्चर्स लेके उन्होंने मुख्तलिफ बीमारियों के अगेंस्ट इस्तेमाल किए, एंथ्रैक्स के अगेंस्ट इस्तेमाल किए, तो उनको नतीजा सही मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और फिर उन्होंने इसको क्या नाम दिया था उस टाइम पे, इन एटीन्यूएटेड यानी बीमार बैक्टीरिया को जो बॉडी में एंटर हम कराते हैं, उनको उन्होंने नाम दिया वैक्सीन का, ठीक है, जो कि बुनियादी तौर पर लातीनी जुबान वैका जो काउस है उससे ये निकला है, और इम्यूनाइजेशन इसके नतीजे में जो पैदा होती है, तो आपके पास ये प्रोसेस जो वैक्सीनेशन का वो डिस्कवर हुआ। बाद में लेटर ऑन जो है पैस्चर ने ऑनर किया एडवर्ड जीनर को भी, कि एडवर्ड जीनर ने ये काम ऑलरेडी किया था, ठीक है, ऑलरेडी एडवर्ड जीनर ये काम कर चुके थे, तो पैस्चर ने ये नहीं कहा कि मैंने इजाद
बात की है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि एडवर्ड जिनर ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, उन्होंने उनका नाम लिया और उनको रिगार्ड भी दिया उसका। और एडवर्ड जिनर के बारे में आप लोगों को पहले भी मैंने लेक्चर में वायरस के जब पढ़ाया था तो उसमें ये बात बताई थी कि कैसे उन्होंने एक यंग जो है ना बच्चा, उस फिप्स उसका नाम था, उसको उन्होंने इनोकुलेट किया था मिल्क मेड को। पहले उन्होंने देखा कि जो गवालन थी वो जब दूध होती थी गाय का तो वो उसको काउ पॉक्स हो गई और बाद में उसको स्मॉल पॉक्स कभी भी नहीं हुई। तो क्या किया उसने, काउ पॉक्स का वो जो लीजन होता है उसमें से उसने मटेरियल उठाया और वो उस छोटे बच्चे फिफ्स के अंदर एंटर कर दिया और लेटर ऑन उस बच्चे को फिर स्मॉल पॉक्स कभी भी नहीं हुई, ठीक है। तो ये उन्होंने पहले काम किया था एडवर्ड जिनर ने, और बाद में लुईस पास्चर ने ये चिकन कॉलरा वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया। इसी तरीके से पास्चर ने बाद में बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जिसमें आपके पास हाइड्रोफोबिया की वैक्सीन थी, जो कि हाइड्रोफोबिया पानी से डर वो कब होता है, जब रेबीज की बीमारी हो जाती है, पागल कुत्ता वगैरह जब काट ले तो उसमें पानी से खौफजदा हो जाता है इंसान और पागलपन के दौरे पड़ते हैं उस पर। तो उसके अगेंस्ट भी इन्होंने वैक्सीन डेवलप करवाई जो कि डॉग्स और कैट्स और इस तरीके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके काटने से होती है। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन का अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको तो डिफरेंट तरह की वैक्सीन होती है। ये तो अभी इन्होंने बताया ना, एटीन्यूएटेड वैक्सीन उन्होंने ली, कुछ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन भी होती है, कुछ इनएक्टिवेटेड भी होती है, कुछ सब यूनिट वैक्सीन भी होती है और कुछ में आप वो टॉक्सिन भी इस्तेमाल करते हो जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करा सकता है। यानी आप या तो पूरा बैक्टीरिया ले लेंगे, उसका कोई ना कोई हिस्सा, यानी उसको कमजोर बना के आप बॉडी में एंटर करेंगे बुनियादी तौर पर, या उस बैक्टीरिया का कोई बॉडी का कोई पार्ट ले सकते हैं, उस वायरस का कोई पार्ट ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है जो हिस्सा आप लेंगे उसके अकॉर्डिंगली वैक्सीन की डिफरेंट फिर टाइप्स आ जाएंगी। और वैक्सीन क्या करती है, बुनियादी तौर पर एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ और उसने एंटीबॉडी बना दी। एंटीबॉडी क्या है, आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, और बुनियादी तौर पर यही है आपके पास इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। इस प्रोसेस के तहत आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आप बैक्टीरिया की जो तादाद है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम लोगों ने ड्रग्स का जिक्र किया, कीमोथेरेप्यूटिक्स का जिक्र किया, तो एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स बुनियादी तौर पे हैं क्या, एंटीबायोटिक्स आपके पास ग्रीक जबान का लफ्ज है जिसका मतलब एंटी मीन अगेंस्ट एंड बायोस मीन लाइफ, यानी ऐसी दवाइयां जो कि आपके पास जानदार चीजों को, लिविंग चीजों को खत्म करती हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। एंटीबायोटिक्स बुनियादी तौर पे ऐसे कीमोथेरेप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज को किल करने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज को खत्म करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आपके पास कुछ बैक्टीरिया ही हैं जो बनाते हैं, लाइक एक्टिनोमाइसिस हो गया और फंजाई वगैरह हो गया, उनसे आप एंटीबायोटिक हासिल करते हैं। और पेनिसिलिन जो है ना, पहली एंटीबायोटिक थी जो कि पेनिसिलियम से किसने डिस्कवर की थी, फ्लेमिंग ने, सर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, और ये आप लोग जानते ही हैं। आज एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपके पास लेबोरेटरी के अंदर भी सिंथेसाइज की जाती है क्योंकि हमें उसका केमिकल नेचर पता चल गया ना, तो आप उसको आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिन है इसकी वो हमेशा लिविंग सेल से ही रहेगी। लिविंग सेल्स क्यों बनाते हैं एंटीबायोटिक्स, एक दूसरे का, ये आपको पता है कि उनको कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, तो वो दूसरे सेल्स को मारने के लिए ताकि हम जिंदा रहें उसके लिए बनाते हैं। तो बैक्टीरिया से ही हमने वो उठाई और अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अब कि हम ड्रग की चॉइस कैसे करें, कौन सी ड्रग इस्तेमाल होनी चाहिए, तो डॉक्टर्स को ये पता होता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, कि किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सी ड्रग या कौन सी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होगी। अभी हमने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि जो आपके पास ड्रग होती है या एंटीबायोटिक्स होती हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ चीज़ों को टारगेट कर सकती हैं। वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को टारगेट कर सकती हैं, वो उसकी सेल मेम्ब्रेन को टारगेट कर सकती हैं, वो उसके एंजाइम को टारगेट कर सकती हैं, उसकी डीएनए को टारगेट कर सकती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दी बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि किस तरह का आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करें। और क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ना हर एंटीबायोटिक के डिफरेंट, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जो है, जैसे फिजिशियन या डॉक्टर आपको बताए कि आपने 3-3 घंटे बाद, 4-4 या 6-6 घंटे बाद लेनी है और आपने इतने दिन लेनी है, आपने वो कंप्लीट करनी है, ख्वाह आपको फायदा हो या नुकसान हो। अक्सर हमारे यहाँ क्या किया जाता है, 2-3 दिन मेडिसिन ली, उसके बाद उसका फर्क नहीं पड़ा या पता नहीं चला, तो कहा ओहो ये तो फायदा नहीं दे रही, अब नेक्स्ट स्विच करते हैं किसी और डॉक्टर के पास, ये छोड़ें, ये तो इसमें असर ही नहीं है। एटलीस्ट एंटीबायोटिक को आप 5 to 6 डे या जो डॉक्टर जैसे आपको रिकमेंड करता है डोजेज, उसके अकॉर्डिंगली लाजमन इस्तेमाल करें। वजह क्या है, वजह यह है आपके पास कि एंटीबायोटिक्स का जब हम बेदरेग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं या बीच में उस कोर्स को हम छोड़ देते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं रहती। आपकी जो बॉडी की जो बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। यानी वो अभी बेचारे मर ही रहे थे बैक्टीरिया, उनको 100% आपने मरने नहीं दिया बल्कि उसको आपने वहीं छोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, वो उसको एंटीबायोटिक से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहलाता है।
तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है। आपकी जितनी भी एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हैं वो डिस्कवर हुई थी वो इनइफेक्टिव होती जा रही हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं और एंटीबायोटिक की तादाद कम होती चली जा रही है। यही वजह है कि अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हो जाएं उसी बैक्टीरिया से, वो बैक्टीरिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि एंटीबायोटिक आप जितनी मर्जी ले लें तो एंटीबायोटिक का आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे इन दो पेट्री प्लेट्स में आप देख सकते हैं, एक तरफ जो है इस पेट्री प्लेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं छोटी छोटी, ये एंटीबायोटिक्स की डिस्क है, इसके ऊपर एंटीबायोटिक मौजूद है और ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, जैसे आपने डिस्क लगाई तो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से दूर भाग रहा है, यहाँ पे बीच में कोई भी ग्रोथ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सेंसिटिव हैं, यानी एंटीबायोटिक उनके अगेंस्ट काम कर रही है। जबकि दूसरी पेट्री प्लेट में देखें, इस डिस्क के करीब करीब भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये बैक्टीरिया नहीं डरते इस एंटीबायोटिक से, इनके ऊपर इफेक्टिव नहीं है, यानी कि ये बैक्टीरिया इन ड्रग्स के अगेंस्ट क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं। अच्छा जी, ये तो एक साइड इफेक्ट हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के। इंसानी जिस्म के मेटाबॉलिज्म के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से एंटीबायोटिक्स इंटरेक्ट करती है, जिसके नतीजे में इंसानों की डेथ भी हो सकती है। और मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोगों को नोज़िया होता है, मतली वगैरह, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों के स्टमक में पेन हो जाता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग वगैरह होती है। ठीक है, और भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, डिजीनेस हो सकती है, डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि अगर मिस यूज़ किया जाए एंटीबायोटिक्स को तो वो हो सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो मिस यूज़ के ज़रिए बीमारियां कॉज कर सकती हैं, लाइक पेनिसिलिन वगैरह जो है उस के ज़्यादा इस्तेमाल से या गलत इस्तेमाल से एलर्जी कुछ लोगों को हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। इसी तरीके से स्ट्रेप्टोमाइसिन जो वगैरह है वो सुनने के अंदर कमज़ोरी पैदा करती है, डेफनेस यानी बहरापन पैदा करती है ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो। टेट्रासाइक्लिन एक ड्रग है एंटीबायोटिक जो कि ज़्यादा इस्तेमाल अगर होगी तो छोटे बच्चों में स्पेशली दांतों का कलर चेंज हो जाता है, येलो हो जाते हैं, डीकलरेशन हो जाती है दांतों के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मोस्टली लोगों में देखे गए हैं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इन साइड इफ़ेक्ट्स को कि किस एंटीबायोटिक का क्या साइड इफ़ेक्ट है ये आपको पता होना चाहिए। मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। तो क्या करें फिर हमें ये करना चाहिए कि वी शुड स्टॉप दी ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। खुद से अपना डॉक्टर नहीं बनना चाहिए कि फ्लू हुआ, कुछ हुआ, चलो जी मार्केट से एंटीबायोटिक खरीदी और खा ली, और जब तक दिल किया खाई और जब तक दिल नहीं किया तो उसको छोड़ दिया। ठीक है, ये वाला काम नहीं करना। ओवर डोजेज या मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है उसका इस्तेमाल गलत है। हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली आप लोगों को काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।